फोटो खींच के भेजियो, मैं एमडी सर को भेज दूंगा। एमडी सर को भेज दूंगा, एक बार एमडी सर को भेज दूंगा, फोटो खींच के करवा देंगे। मेरे को भेजना। है पढ़े भाई, बैठ जाओ सारे, बैठो। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। यहां कौन बैठा है? कोई नहीं है, ठीक है। आगे आ जाओ बेटा, दोनों लोग, सब लोग आगे आगे जाओ। यहां पे आ जाओ, यहां पे जगह है, यहां पे आओ। यहां भी बीच में खाली है, यहां आ जाओ। हो जाएगा वहां। लास्ट तू आ गया, उस दिन आगे बिठाया था तेरे को, फिर पीछे बैठ गया। आ गया, यहां पे आ। नहीं नहीं, वो कहां गया तेरा दोस्त जिसको यहां बिठाया था मैंने? कहां गया वो? आ गया इधर आ, मेरे पास आ जल्दी। पढ़ेंगे बस भाई, बातें नहीं करो यार, क्या है। आ जाए इधर, आ जा भाई, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो लास्ट लेक्चर है इस टॉपिक का, जल्दी से करते हैं फटाफट से, जल्दी जल्दी फास्ट। हाँ भाई, लास्ट लेक्चर है, ग्रोथ रोथ पढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, बस बात नहीं। लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, और इसके बाद हम लोग फिर एनाटॉमी बढ़ेंगे, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो ध्यान से सब लोग, बस बात नहीं, पढ़े, ठीक है। टॉपिक का नाम है ग्रोथ। सबसे पहले ग्रोथ को डिफाइन करेंगे, बातें नहीं करो। टॉपिक का नाम है, हम लोग ग्रोथ पढ़ रहे हैं, जल्दी क्वेश्चन कर लोगे ये वाले? कर लिए होंगे तुमने। फर्स्ट का क्या है? फर्स्ट का जल्दी, फर्स्ट का इथिलीन, कुछ याद नहीं किसी को। सेकेंड ऑक्सिन, थर्ड जिबरलिक एसिड। स्टोमेटा कौन बंद करता है? एबीए। पाइनएप्पल और मैंगो में फ्लावरिंग, ऑक्सिन में मैंगो नहीं है, इथिलीन आएगा, सही है, इथिलीन आएगा, मैंगो भी लिखा है। नेक्स्ट इथाइलिन, सीड डॉर्मेंसी मैचुरेशन डेवलपमेंट, एबीए। बारले के सीड में जीए, सही है बच्चे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट डिवीजन, प्रमोट फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर, इथिलीन इथेफोन होता है, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। क्या हो गया? बैठ जाओ जल्दी से, उधर ना बैठो, पीछे नहीं बैठना, यहां आगे बैठो, सामने इस साइड बैठो। उधर चुप के बैठ जाते हो आप लोग, कुछ दिखता दिखता नहीं है मुझे। स्टार्ट कर रहे हैं फटाफट से ग्रोथ को। ग्रोथ किसे कहते हैं? मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं पहले, फिर मैं लिखूंगा, साथ के साथ लिखेंगे सारे। हाँ भाई सुनो ध्यान से, बोर्ड पे देखो सब लोग, मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे। देखो इस चैप्टर में छोटे छोटे टॉपिक है भाई, क्यों खुश हो रहे हो, पढ़ाई करो ना। इस चैप्टर में छोटे छोटे टॉपिक हैं ये वाले स्टार्टिंग के,
इनमें क्वेश्चन क्या आएगा पहले सुन लो, नहीं तो क्वेश्चन गलत करके आओगे, आप सुनोगे भी नहीं। सुन लो ध्यान से, इस चैप्टर के साथ दिक्कत ये है, हो गई बात सबकी? पढ़ाऊं बंद करूं? पढ़ लो, नहीं मैं छोड़ दूंगा, आसान टॉपिक है, मैं सीधे एनाटॉमी पढ़ाऊंगा फिर। सुन लो, काम की बातें हैं। इस चैप्टर में छोटे छोटे टॉपिक है, ये वाले ग्रोथ वाले। इनमें क्या आता है, क्वेश्चन कैसे आता है, अगर आपको हेडिंग्स याद है प्रॉपर तरीके से तो क्वेश्चन बन जाएगा। हेडिंग्स मतलब बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो ये वाली की एनसीईआरटी एकदम आप एक एक लाइन के पीछे भागो, कोई फायदा नहीं होगा। इसका सुपरफिशियल क्वेश्चन पूछेगा, पर टॉपिक सारे कवर करना, नहीं तो कोई टॉपिक छूट गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके टॉपिक के साथ क्या है कि अचानक से याद नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि आपको याद आ जाएगा। आपने पढ़ा हुआ हेडिंग्स याद है, फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ क्या होती है उसके फीचर आपको याद होने चाहिए। दूसरा आपको क्या याद होना चाहिए बेटा, ध्यान सुनेंगे, ग्रोथ के फीचर आपको याद होने चाहिए। दूसरा आपको क्या याद होना चाहिए कि हमारे पास प्लांट ग्रोथ के क्या फीचर हैं, जैसे प्लांट ग्रोथ ओपन है, प्लांट ग्रोथ इनडिटर्मिनेट है, प्लांट की डिफरेंशिएशन ओपन है। ये लाइनें ऑप्शन में लिखी होंगी, ऑप्शन समझ में आ रहा है, और उसमें से पूछेगा मार्क द इनकरेक्ट, इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर वो लाइनें आपने पढ़ी ही नहीं है तो दिक्कत होगी। दूसरा, जब बहुत छोटे छोटे टॉपिक होते हैं उसमें ये नहीं समझ में आता याद क्या रखना है, तो मैं बताता हुआ चलूंगा, फोकस रखना। इसकी एनसीईआरटी ओवर रीड मत करना, कोई फायदा नहीं होगा, कोई डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि डीप कुछ चीजें है ही नहीं, चीजें जनरल लिखी हुई हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर ग्रोथ को डिफाइन करेंगे तो ग्रोथ क्या होता है, सबसे पहले ग्रोथ इज इरिवर्सिबल इंक्रीज। कैसा इंक्रीज? इरिवर्सिबल इंक्रीज। किसमें? सबसे पहले नंबर ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ ऑर्गन, नंबर ऑफ ऑर्गन। सही है? दूसरा, ग्रोथ कैसा प्रोसेस होता है बेटा, ग्रोथ में इरिवर्सिबल है। एनसीईआरटी कहती है ग्रोथ एक फंडामेंटल प्रोसेस है। फंडामेंटल का मतलब होता है सब में होगा। किसमें होगा? सब में। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ, फंडामेंटल का मतलब सारे ऑर्गेनिज्म में है, ठीक है? तो फंडामेंटल का मतलब होता है सब में होगा। दूसरा हम कहते हैं ग्रोथ कॉन्स्पिकुअस है। कॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है जो दिखता है। दिखते का मतलब क्या है, उसको मेजर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? उसको क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ इरिवर्सिबल होती है। इस बात को हम कैसे प्रूव करते हैं, अगर कोई लकड़ी वगैरह है उसमें पानी में रखेंगे तो फूल जाएगी, वापसी हटाएंगे तो नॉर्मल हो जाएगी, तो वो रिवर्सिबल हो गया। लेकिन लीफ का साइज बढ़ना क्या है, इरिवर्सिबल है। समझ में आ रहा है? दूसरा, ग्रोथ में एनर्जी बनाने के लिए मुझे कैटाबॉलिज्म करना पड़ेगा, और कोई नई चीज बनाने के लिए एनाबॉलिज्म करना पड़ेगा। तो कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों होता है, पर एनाबॉलिज्म ज्यादा होता है। ग्रोथ के वक्त कैटाबॉलिज्म क्यों करना है? क्योंकि ग्रोथ एनर्जी के साथ होगी तो रेस्पिरेशन कर रहे हैं। एनाबॉलिज्म क्यों करना है? क्योंकि सेल वॉल बनानी पड़ेगी सेलुलोज से। समझ में आ रहा है? सेल वॉल बनानी पड़ेगी सेलुलोज से, तो एनाबॉलिज्म करना है। क्लियर है? तो हमें क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ग्रोथ की मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, और साथ में उसके क्या लिख रहा हूं, फीचर। फीचर में क्या लिखूंगा, इरिवर्सिबल, एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म दोनों होगा। सही है? फंडामेंटल है और कॉन्स्पिकुअस है, ये बातें लिख रहा हूं मैं। यहां तक कुछ पूछना है किसी को ग्रोथ पे? ये ऑप्शन लिखे हुए आएंगे, विच इज इनकरेक्ट फॉर ग्रोथ। फंडामेंटल सही है, फिर इनकॉन्स्पिकुअस लिख देगा वो। समझ में आ रहा है? इस तरह का क्वेश्चन देगा आपको। क्लियर है? ठीक है, क्लियर। एनसीईआरटी लिखती है सेल परपीटुएट। सेल परपीटुएट का मतलब होता है सेल डिवाइड करने के बाद वो खुद से डेवलप करना, आगे वो फ्यूचर में क्या करेगा, उसको कहते हैं सेल्फ परपीटुएट। इस तरह के शब्द हैं, पर हमें हर टॉपिक में इसमें जाकर बहुत डिटेल रिसर्च नहीं करनी। इनकी लाइनें लिखी हुई आएंगी जिसमें मार्क इनकरेक्ट और करेक्ट होगा। उन लाइनों को मैं यहां लिखूंगा, प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिसको जो पूछना है साथ के साथ पूछता चलेगा। मैंने ग्रोथ समझा दिया, मैं ग्रोथ लिख रहा हूं, साथ लिखो। मैं स्लाइड में एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगा इसको, ठीक है? ग्रोथ लिखेंगे, ग्रोथ को डिफाइन कर रहे हैं बेटा, जल्दी से जो लिख रहा है वो साथ के साथ लिखे। अब ग्रोथ क्या है? इट इज इंक्रीज इन किसमें? नंबर ऑफ सेल्स, साइज ऑफ सेल्स, और नंबर ऑफ ऑर्गन एंड साइज ऑफ ऑर्गन। नंबर ऑफ ऑर्गन एंड साइज ऑफ ऑर्गन। और ये इंक्रीज कैसा है? इरिवर्सिबल। यहां पे लिख देता हूं, सिर्फ इंक्रीज नहीं है बेटा, इरिवर्सिबल इंक्रीज है। इरिवर्सिबल इंक्रीज है, यहां इरिवर्सिबल लिखा हुआ है, ठीक है? फीचर, फीचर में सबसे पहले इरिवर्सिबल ही लिख देते हैं। फीचर में सबसे पहले क्या लिख देते हैं? इरिवर्सिबल। फंडामेंटल का क्या मतलब होता है?
फंडामेंटल होता है अकर इन ऑल, सही है। फंडामेंटल का क्या मतलब होगा? अकर इन ऑल, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? कॉन्स्पिकुअस। कॉन्स्पिकुअस क्या होता है? हाँ, कैन बी मेजर्ड, इसको क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, दिखता है ये, यस दिखता है। उसके बाद हम लिखेंगे बोथ, क्या होगा? एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म, ज्यादा क्या है? ज्यादा क्या है? मोर इज एनाबोलिज्म, मोर इज एनाबोलिज्म। क्लियर है? बोलो, यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है, जल्दी बनाएंगे। जल्दी करो बेटा। डन है? अपनी गंदी गंदी राइटिंग में जल्दी जल्दी लिख लो, ठीक है। और ये लाल पीले पेन यूज करने की आवश्यकता नहीं है यहां पे बहुत ज्यादा, ठीक है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, करा करो पेन यूज। चलो आगे चलेंगे। हाँ भाई, प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है, कौन बताएगा? प्लांट ग्रोथ पूरी लाइफ भर चलती है, एनिमल ग्रोथ लिमिटेड होती है। और बताओ, और? ठीक है, आ जाओ, यहां से देख लो एनसीईआरटी। कोई लिख रहा था? जल्दी जल्दी फास्ट। बेटा लिखने में फास्ट रहो, टॉपिक इजी है, आपको ये डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखी हुई आएंगी, हाँ ना? आपको उन स्टेटमेंट्स के मीनिंग पता होने चाहिए बस, नहीं तो गलत करोगे। बेटा प्रोथैलस कैसा था? इनकॉन्स्पिकुअस मतलब बहुत छोटा, तो ग्रोथ कॉन्स्पिकुअस मतलब बड़ी, बड़ी का मतलब दिखेगी, वी कैन ऑब्जर्व, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? इनकॉन्स्पिकुअस हमने कहां पढ़ा है? प्रोथैलस को। प्रोथैलस किसमें था? टेरिडोफाइट में, सही है। फ्री लिविंग था, डिपेंडेंट था? फ्री लिविंग था, ठीक है। और प्रोटोनिमा किसमें था? मॉसिस में। चलिए एनसीईआरटी पे नजर मारते हुए चलेंगे सिर्फ हम। हमारे पास हम ये कह रहे हैं फंडामेंटल, कॉन्स्पिकुअस, दिख रहा है सबको? कॉन्स्पिकुअस, ठीक है, क्लियर है। और कैसा इंक्रीज है? परमानेंट इंक्रीज है। इसमें मेटाबॉलिक हो रहा है, मेटाबॉलिक मतलब कैनाबोलिक और कैटाबोलिक दोनों, ठीक है, क्लियर है। अब ये कह रहा है कि लकड़ी जो है उसको पानी में रख रहे हैं, ग्रोथ है वो? नहीं, क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल है, सही है। वो क्या है? रिवर्सिबल है। आपको ये वर्ड्स दिख रहे हैं, सही है। इनके अराउंड बात करी हमने। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर ऑफ प्लांट ग्रोथ की। देखो ध्यान से बेटा, यहां पर कुछ चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको चीजें समझ आएंगी और फिर उसको हम लोग लिखेंगे। मैं 4 फीचर पे बात करूंगा, सारे एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले हमारे पास प्लांट ग्रोथ ओपन होता है, इसका क्या मतलब है सुनो ध्यान से। प्लांट ग्रोथ ओपन का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। बेटा कृपया करके उबासियां ना ले, मैं पिटाई कर दूंगा एक आध की इस बात पे, ठीक है। प्लांट ग्रोथ ओपन का क्या मतलब होता है कि हमारे पास प्लांट में ग्रोथ होती है मेरिस्टेम में। नए सेल्स अगर, सिंपल सा मीनिंग है, नए सेल्स अगर पूरी लाइफ भर ऐड हो, नए सेल पूरी लाइफ भर ऐड हो प्लांट में, उसको हम क्या लिखते हैं? ओपन। क्या लिखते हैं? ओपन। तो ओपन शब्द का मतलब है कि नए सेल्स क्या होंगे? नए सेल्स ऐड होंगे, सही है, इन प्लांट, पूरी लाइफ भर, थ्रू आउट लाइफ। यस, अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा, ऐसा तो एनिमल में भी होता है। डिफरेंस क्या है मुझे ये बताओ बस। क्या नए सेल एनिमल में ऐड नहीं होते? होते हैं, तुम्हारी बॉडी में नए सेल्स बन रहे हैं, सही है, बोलो डिफरेंस कहां है? डिफरेंस कहां है? सुनो ध्यान से, हम इस चीज को ऐसे बोल सकते हैं कि एनिमल में जो नए सेल्स ऐड होते हैं, ठीक है, वो रिपेयर के लिए यूज होते हैं। रिपेयर मतलब कोई चीज टूट जाए, या रिप्लेसमेंट के लिए यूज होते हैं, ग्रोथ के लिए नहीं होते। प्लांट में वो नए सेल्स किसके लिए होते हैं? ग्रोथ के लिए। फर्क समझ में आ रहा है? तो हम नए सेल्स ऐड जैसा कोई प्रॉपर वर्ड एनिमल में यूज नहीं, क्योंकि ऐड नहीं हो रहे हैं, या तो रिप्लेस कर रहे हैं या रिपेयर कर रहे हैं। यहां पर नए सेल्स ऐड हो रहे हैं, तो प्लांट में नए सेल्स ऐड होते रहते हैं, इसलिए हम प्लांट की ग्रोथ को क्या बोलते हैं? ओपन बोलते हैं। तो ओपन का मतलब यह है कि नए सेल्स ऐड हो रहे हैं,
तो ग्रोथ पूरी लाइफ भर हो रही है ना? यस, तो नए सेल्स ऐड होने को कहते हैं प्लांट ग्रोथ इज ओपन। दूसरा हम क्या लिखते हैं बेटा? प्लांट ग्रोथ इज लोकलाइज्ड। ओपन शब्द का मतलब सबको समझ में आ गया? एनिमल में नहीं है, इनडेटर्मिनेट। देखो सुनना ध्यान से, हमारे पास क्या होता है बच्चे? इनडेटर्मिनेट शब्द का पहले मीनिंग समझो। इसका मतलब है कि अकर थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ भर ग्रोथ होती रहती है। वो इसीलिए होता है नए सेल्स ऐड होते हैं, इसका ये रिजल्ट है एक्चुअल में, अकर थ्रू आउट लाइफ। इसका मतलब ये हो गया कि कोई प्लांट है, उसमें ग्रोथ पूरी लाइफ भर थोड़ी बहुत चलती रहती है। ठीक है, अब मैं क्या लिख रहा हूं, मैं यहां पर जो स्टेटमेंट लिख रहा हूं उसका मतलब समझना। प्लांट की ग्रोथ इनडिटर्मिनेट है, बट कुछ ऐसे ऑर्गन हैं, कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनकी ग्रोथ पूरी लाइफ भर नहीं होती, लाइक लीफ, फ्रूट, इनकी ग्रोथ डिटर्मिनेट होती है। मतलब क्या हुआ? प्लांट, पूरे प्लांट को लेकर अगर मैं बात करूं तो ग्रोथ पूरी लाइफ भर चलती है, तो उसको हम कह रहे हैं इनडिटर्मिनेट। लेकिन प्लांट के कुछ ऐसे ऑर्गन है, जैसे लीफ, ऐसा नहीं है कि नीम की लीफ जो है केले जितनी, प्लांट की लीफ जितनी बड़ी हो जाएगी उसको चांस मिल जाए, नहीं। इसका मतलब कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ कैसी है? डिटर्मिनेट है। पर प्लांट की खुद की ग्रोथ कैसी है? इनडिटर्मिनेट है। ये समझ में आ गया? बोलो। देखो, ओपन का मतलब है नए सेल ऐड होना, इनडिटर्मिनेट का मतलब है जीवन भर चलना। सही है? तो प्लांट में ग्रोथ जीवन भर चलती रहती है, एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। क्लियर है? बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है? पालो प्लांट की हाइट एक हो गई, उसके बाद हाइट बहुत थोड़ी बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ रही होगी। क्लियर है? जिसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। ह्यूमन में सेकेंडरी ग्रोथ थोड़ी होती है। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? प्लांट ग्रोथ इज लोकलाइज्ड। मतलब क्या होगा? प्लांट ग्रोथ को कहां शो करता है? एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। इट इज नॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है, इसको समझेंगे। बोर्ड पे ध्यान रखो सारे, कृपया करके। इधर देखो बच्चे, हमारे पास ये मान लो मैंने एक ऑर्गन बना दिया, स्टमक की बात कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि स्टमक की जब ग्रोथ होगी यहां से थोड़ी सी हो जाएगी, यहां से थोड़ी हो जाएगी, पूरा स्टमक बढ़ता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो। अगर मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट में कोई ट्री है, आपने 5 फीट पर यहां पर कोई निशान लगा दिया, 10 साल बाद वो निशान 5 फीट पर रहेगा, प्लांट ऊपर से बढ़ता है ऐसे। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं आपको ये समझा रहा हूं कि प्लांट की ग्रोथ लोकलाइज्ड होती है, किसी लोकेशन पर होती है, जबकि एनिमल की ग्रोथ यूनिफॉर्म होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऐसा नहीं है, आप खुद से सोचो ध्यान से, ऐसा नहीं है कि मतलब जो यूनिफॉर्म का मतलब पूरे ऑर्गन की स्ट्रक्चर की एक साथ ग्रोथ होती है। ठीक है? किसी को कभी बचपन में यहां चोट लगी हो, वो ऊपर चली गई हो? हमें जेन्युइन बात बोल रहा हूं मैं। हाँ, इसी मेरी बात समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। प्लांट में क्या होता है कि प्लांट ये है ना, यहां ग्रोथ हो रही है, ये पूरे की ग्रोथ नहीं हो रही। एनिमल में क्या होती है? पूरे। तो ऐसी ग्रोथ जो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हो उसको क्या बोलते हैं? लोकलाइज। और वो लोकेशंस क्या है? मेरिस्टेम है। लोकेशन क्या है हमारे पास? मेरिस्टेम है। मेरिस्टेम समझ में आता है? डिवाइडिंग सेल। यस। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो यहां कहीं और लिखा हुआ है, वो ये है, प्लांट डिफरेंशिएशन ओपन होता है। प्लांट का क्या ओपन है? डिफरेंशिएशन ओपन है। प्लांट का डिफरेंशिएशन ओपन है। ओपन डिफरेंशिएशन का पहले मतलब समझो ध्यान से। देखो मैं आपको क्लियर क्लियर बता रहा हूं। देखो, आप में से बहुत सारे बच्चों को पता है कि एनिमल में क्या होता है? जाइगोट होता है, जाइगोट से मोरुला बनता है, फिर उससे जो लेयर्स बनती हैं, जर्म लेयर बनती हैं, और हर लेयर का रोल फिक्स होता है। यहां तक समझ में आ रही है? हर लेयर का क्या है? रोल फिक्स है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ। तो जाइगोट से मोरुला बनता है, मोरुला किस में आता है? जर्म लेयर में। उसका हमारे पास क्या होता है? रोल फिक्स होता है। मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूं, देखो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं जो फ्रॉग वगैरह पे किए गए हैं, जहां पर क्या किया गया था, ये एक्टोडर्म है, ये मीजोडर्म है, ये एंडोडर्म है, इनके सेल्स को आपस में चेंज कर दिया था। ये सेल उठा के मीजोडर्म का कहीं और लगा दिया,
एक्टोडर्म का उठा के कहीं और लगा दिया, उससे क्या हुआ, जब वो पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ तो उसका कान सर पे चला गया, ऑर्गन्स की पोजीशन बदल गई, क्योंकि सेल्स का ऑलरेडी फिक्स हो चुका था कौन सा ऑर्गन बनाएगा। सही है, प्लांट में ऐसा नहीं होता। आप कहीं की मेरिस्टेम कहीं लगा दो, जो बनना है वो मेरिस्टेम के हिसाब, मतलब लोकेशन के हिसाब से है। एपिकल मेरिस्टेम लीफ बनाएगी तो बनाएगी, चाहे आप वहां पे कोई और सेल लाके लगा दो। इसका मतलब क्या होता है कि जो प्लांट के डिवाइडिंग सेल होते हैं वो टोटीपोटेंट होते हैं। टोटीपोटेंट का मतलब है वो प्लांट का कोई भी ऑर्गन बना सकते हैं लोकेशन के हिसाब से। एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। आपकी बोन मैरो के जो सेल्स हैं उनका रोल ऑलरेडी फिक्स है, उनका रोल ऑलरेडी क्या है, फिक्स है। ध्यान से बैठ भाई, मुंह खोल रहा है इतना बड़ा। हाँ वो निकल जाएगा तुझे पीछे बैठा। ठीक है, मेरी बात समझो बेटा, ध्यान से, ध्यान समझो। एनिमल्स में हमारी बोन मैरो में डिवाइडिंग सेल है, स्किन के नीचे डिवाइडिंग सेल है, सबका रोल फिक्स है। इसीलिए जीन थेरेपी हम किसी मैच्योर पर्सन में नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो सेल्स हैं वो प्लूरीपोटेंट है। डिफरेंशिएशन ओपन शब्द का क्या मतलब है कि क्या होता है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के हिसाब से हमारे पास क्या होगा, जो डिवाइडिंग सेल है वो कोई भी टिश्यू बना सकते हैं। डिवाइडिंग सेल क्या बना सकते हैं, कैन फॉर्म एनी टिश्यू, कैन फॉर्म एनी टिश्यू, क्योंकि सेल्स क्या हैं, सेल्स कैसे हैं, टोटीपोटेंट। व्हाट इज टोटीपोटेंट, टोटीपोटेंट का मतलब वो कुछ भी बना सकते हैं, पूरी प्लांट। इसीलिए टिश्यू कल्चर प्लांट में पॉसिबल है, ह्यूमन में ऐसा नहीं पॉसिबल है कि बोन मैरो का सेल निकाल के नया ह्यूमन बना दे। समझ आ रहा है, क्योंकि रोल क्या है, फिक्स है। क्लियर है, बोन मैरो का सेल ब्लड सेल्स बनाएगा। क्लियर है बोलो, टोटीपोटेंट समझ में आता है, सेल कुछ भी बना दे प्लांट में। और प्लूरीपोटेंट क्या होता है, रोल फिक्स होना। रोल किसका फिक्स है, बोन मैरो वाले सेल्स का फिक्स है, ब्लड सेल्स बनाएगा, ये स्किन बनाएगा। क्लियर है, हमारे पास टोटीपोटेंट सेल कब होते हैं, मोरूला वाली स्टेज में, है ना। स्टेम सेल जो बोलते हैं ना, स्टेम सेल ये भी है, बोन मैरो में भी स्टेम सेल है, पर वो वाले स्टेम सेल का रोल फिक्स है। तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि अगर जीन थेरेपी एम्ब्रियोनिक स्टेज में की जाए तो वो परमानेंट क्योर हो सकती है, नहीं तो परमानेंट क्योर नहीं होगी, क्योंकि वो सेल्स कुछ समय बाद मर जाते हैं। क्लियर है, तो आपने अपने दिमाग में क्या बिठाना है, देखो इस पे फोकस करो पहले। डिफरेंशिएशन ओपन का मतलब है कि प्लांट के डिवाइडिंग सेल कोई भी टिश्यू बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। ठीक है, वो प्लांट का कोई भी टिश्यू बना सकते हैं, ये समझ में आ रहा है। डिफरेंशिएशन ओपन है, ओपन मतलब कोई भी टिश्यू बना सकते हैं। क्लियर, नोट करिए चलिए। हाँ बेटा, प्लांट की ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होती है। हाँ, कॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है मेजर करना। जो चीज इनडिटर्मिनेट है उसको मेजर ना करें, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, हाँ। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड ग्रोथ को इनडिटर्मिनेट कह रहे हैं। डिटर्मिनेट मतलब डिटरमाइन करना, अनलिमिटेड मतलब लगातार, इनडिटर्मिनेट मतलब चलती रहती है। ठीक है, और बोलो, और पूछो, जल्दी जल्दी करो बेटा, फास्ट। हाँ बेटा, परपिटुएट का मतलब होता है डेवलप करना। सेल परपिटुएट मतलब खुद से डिवाइड करके डेवलप करता है। ठीक है, और पूछो। अरे कुछ पूछना है किसी को, नहीं। तीसरी क्लास आते आते तक तुम लोग निपट लेते हो, दूसरी चल रही है तो तीसरी बाकी है। हाँ, सर्वेसर आएंगे तो चौथी करनी पड़ेगी तुम्हारी। फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना बेटा। हाँ, तुम 8 बजे तो आते नहीं हो, 7:30 बजे कैसे आओगे। कौन कौन आ गया था आज 8 बजे। चलो देखते हैं, पहले किसकी क्लास थी, बीएन सर की।
क्या कह रहा है? मूवी देखता होगा बैठ के, और क्या नालायक, बस नालायक। पढ़े आगे है? बोर्ड चालू नहीं हुआ था। अरे मैं वो नहीं कह रहा हूँ भाई, कुछ चेंजेस करेंगे आपके लिए, वो सिलेबस को भी देखना पड़ेगा। वैसे 3 महीने हैं लेकिन, हाँ भाई ठीक है ये। हाँ ये देखो जरा, अनलिमिटेड ग्रोथ, पहले वो वर्ड्स देखो कहां लिखे हुए हैं। कैपेसिटी टू डिवाइड और सेल्फ परपिटुएट, मतलब लगातार डिवाइड करते रहते हैं। प्लांट ग्रोथ ओपन है, नए सेल्स ऐड कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, ये लिखा हुआ, ठीक है। प्लांट डिफरेंशिएशन ओपन है, ये कहां लिखा हुआ है? जहां डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक लिखा हुआ है ना, उसमें आपको मिल जाएगा प्लांट डिफरेंशिएशन ओपन है। इसलिए मैंने यहां लिखवा दिया क्योंकि ये सब प्लांट ग्रोथ के फीचर हैं, एक साथ आप रखोगे तो आपको याद रहेगा। लास्ट में है, नीचे से ऊपर की तरफ देख, प्लांट डिफरेंशिएशन ओपन नीचे की तरफ मिलेगा वहां पे उस टॉपिक में। आ जाओ, लोकेशन पढ़ रहे हैं प्लांट ग्रोथ की, जल्दी आ जाओ, बोर्ड पे ध्यान रखो बेटा। हम प्लांट ग्रोथ की लोकेशन पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी मेरिस्टेम है ये? हाँ बेटा, ये कौन सी मेरिस्टेम है? एपिकल मेरिस्टेम है। कौन सी एपिकल? शूट एपिकल। इसको कई बार शूट एपेक्स बोल देते हैं, ठीक है। ये वाली कौन सी है? रूट एपेक्स। ये बना क्या रखा है? ये हमारे पास स्टेम है, ये रूट है, रूट एपिकल। अब सुने ध्यान से सारे बच्चे, ये वाली जो मेरिस्टेम है ये सर्कल में, इसको हम लेटरल कह रहे हैं, लेटरल मेरिस्टेम। अब मैं जो आपको बता रहा हूं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? हम ये पढ़ रहे हैं कि प्लांट में ग्रोथ कहां होती है। तो सबसे पहले समझो कि प्लांट में ग्रोथ सब जगह नहीं होती, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर होती है, जिसे हम मेरिस्टेम कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेम कहते हैं। तो प्लांट में ग्रोथ, प्लांट में ग्रोथ कहां होती है? अकर एट मेरिस्टेम। कहां होती है? मेरिस्टेम में होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं बेटा आप इसकी, हम डाइकोट मोनोकोट दोनों की बात कर रहे हैं, डाइकोट और मोनोकोट की। तो उसमें हमारे पास क्या होगी बच्चे? हमारे पास रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम है। कौन सी है? रूट एपिकल और शूट एपिकल। वो लेंथ इंक्रीज करते हैं, लेंथ इंक्रीज करने को बोलते हैं इलोंगेशन। क्या इंक्रीज करते हैं? लेंथ। उसको हम क्या बोलते हैं? इलोंगेशन। यस, लेंथ इंक्रीज करते हैं, मतलब ये क्या कर रहा है बेटा? लेंथ बढ़ा रहा है। ये दोनों क्या बढ़ा रही है? लेंथ, ये वाली और ये वाली। उसके बाद हमारे पास मैच्योर डाइकॉट प्लांट, मैच्योर मतलब जो बड़ा प्लांट है, मैच्योर डाइकॉट प्लांट। उसके अलावा हम लिखते हैं जिम्नोस्पर्म। उसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म। इसमें लेटरल मेरिस्टेम होती है। ये लेटरल मेरिस्टेम क्या करती है? सेकेंडरी ग्रोथ। जिन बच्चों को ये टॉपिक बिल्कुल नहीं आता है, नॉट बी में ज्यादा क्लियर होगा ये। इसको कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है गर्थ इंक्रीज होना। गर्थ मतलब चौड़ाई। एक बार फिर से सारे बोर्ड पे ध्यान देंगे बेटा, देखो इधर, इधर देखो। ये वाली मेरिस्टेम डिवाइडिंग सेल एपिकल, ये वाली हो गई हमारे पास रूट एपिकल। ये दोनों लेंथ बढ़ाती हैं। ये साइड में होती है, साइड वाली को कहते हैं लेटरल। लेटरल मेरिस्टेम का एग्जांपल है वास्कुलर कैम्बियम या कॉर कैम्बियम। तो जो वास्कुलर कैम्बियम है ये वाली, ये क्या करती है? ये चौड़ाई बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? चौड़ाई। इसको गर्थ इंक्रीज करना कहते हैं। गर्थ इंक्रीज करने को हम क्या बोलते हैं? उसने क्या बढ़ा दिया? चौड़ाई बढ़ा दिया। ये चीज समझ में आ रही है? फिर रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनेंगे। आपके पास नॉर्मल प्लांट में रूट एपिकल शूट एपिकल होती है, जिम्नोस्पर्म में और मैच्योर डाइकॉट प्लांट में एक मेरिस्टेम डिवाइडिंग सेल यहां होते हैं जो प्लांट की चौड़ाई बढ़ाते हैं। आप ये चीज समझो बच्चे, रूट स्टेम लीफ बनना प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है। एक बार प्राइमरी ऑर्गन बन गए, उनके अंदर दोबारा ग्रोथ हो उसे सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। अब वो लीफ में नहीं होती, किसमें होती है? स्टेम में और रूट में, और वो भी डाइकॉट के। तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? जब एक बार प्राइमरी ग्रोथ हो जाए, मतलब रूट स्टेम लीफ बन जाए प्रॉपर तरीके से, अब उसमें दोबारा से ग्रोथ होने को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ में लेंथ नहीं बढ़ती, क्या बढ़ती है? चौड़ाई बढ़ती है। तो इसमें क्वेश्चन आ जाएगा बेटा,
क्वेश्चन आ जाएगा कि गर्थ इंक्रीज ड्यूरिंग ए प्राइमरी ग्रोथ और दूसरा सेकेंडरी ग्रोथ। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। ये चीज समझ में आ रही है? इस तरीके का क्वेश्चन देगा वो। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन देगा इसका। क्लियर? ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ का टॉपिक भले ही कट गया पर पता तो होना चाहिए। नोट करो जल्दी से। हाँ बेटा, कौन पूछ रहा है? प्राइमरी में चौड़ाई क्यों बढ़ेगी? थोड़ा थोड़ा जल्दी बना। लिख लिया बेटा? चलिए आगे करेंगे। जल्दी लिखा करो, इतना धीरे धीरे तुम लोग आराम आराम से लिखते हो। जो मुश्किल टॉपिक है उसके लिए समय नहीं मिलेगा। इसमें डायरेक्ट हेडिंग्स आएंगी। हाँ, कोशिश करना है एटलीस्ट तुमने सुना हुआ हो। बच्चे क्या करते हैं, इस टॉपिक को लास्ट में हल्का रीड करते हैं, उससे समझ नहीं आता है। कम से कम एक बार आपने सुना हुआ है तो चल जाएगा। चलें नेक्स्ट। ये देखो, लिख लिया सबने? अपोजिट, हाँ प्रोपोर्शनल। एक्चुअल में जनरल बात है ये। ओपन का मीनिंग है नया सेल ऐड होना। एक्चुअल में डिफरेंशिएशन ओपन वो कंपेयर कर रहा है प्लांट उसकी एनिमल की डिफरेंशिएशन से। एनिमल में डिफरेंशिएशन ओपन नहीं है। वहां फिक्स है ना कि भाई कौन सा सेल क्या बनाएगा। हमारे यहाँ फिक्स है ना, लेकिन प्लांट में फिक्स नहीं है। देखो उसका बेस्ट एग्जांपल है टिश्यू कल्चर। प्लांट में हम टिश्यू कल्चर कैसे करते हैं? सेल उठाते हैं, मांस बनाते हैं, अब उससे पूरा प्लांट बना सकते हैं। एनिमल में ऐसा कोई डिवाइडिंग सेल लेके हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब प्लांट का जो डिवाइडिंग सेल वो है वो ओपन है डिफरेंशिएट होने को किसी भी तरह के टिश्यू में। ऐसा एनिमल में नहीं है। तो प्लांट की ग्रोथ ओपन का मतलब है नए सेल ऐड होना। डिफरेंशिएशन ओपन होने का मतलब है कि वो डिफरेंशिएट कर सकता है किसी भी तरह के टिश्यू में। क्लियर है? सही है? इधर आना जल्दी आ। हाँ बाहर आ, कॉपी लेके आ जल्दी आ। कॉपी किताब दोनों ले ले। ट्रांसफर हो गया तेरा, आजा यहाँ बैठ, यहाँ मेरे सामने बैठ। हाँ, बात कर रहा है। कॉपी कहाँ है? इसी में पढ़ रहा है एनसीईआरटी में। पहला ड्रॉप है तेरा, सेकंड में हाल है। सीरियस हो जा भाई। मन में भले ही तुम टीचर को कहते हो कि सर को क्या पता, मैं घर जाके कितना, उससे फर्क क्या पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता उन बातों से। तुम घर जाके क्या करते हो? इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ 6 घंटे हो तो बातें सुनो। ये हमें दुगनी मेहनत पड़ती थी। हम तुम्हारे जैसे मस्त एकदम कोई नोट्स नहीं लिखते थे। लास्ट में क्या होता था, आधी क्लास खड़ी है किसी के नोट्स लेके जीरोक्स करा रही है, मैं वो भी नहीं करता था। पर मुझे क्या नुकसान होता था, किताब से सेम चीज पढ़ने में मुझे ज्यादा समय लगता था औरों से। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तेरे को तो बोल ही नहीं रहा। मैं कुछ बातें समझा रहा हूँ, तेरे को नहीं बोल रहा। मैं एक बातें समझा रहा हूँ।
एटीट्यूड होना ठीक है, पर उससे नुकसान भी पहुंचता है। ठीक है, उससे तुम क्लास में टॉप नहीं कर सकते। जब हम लोग थे तो वो चीज हमें समझ में आती थी, लेकिन जैसे वो हम लोग अलग तरह की पढ़ाई की बात कर रहे हैं, उसमें कॉन्सेप्ट की ज्यादा वैल्यू थी, यहाँ पे टाइम की ज्यादा वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तूने 6 घंटे यहाँ निकाले, उसमें कुछ सीखा नहीं, उसी चीज को घर जाके अलग से 6 घंटे लगा के सीख रहा है, तो वो 6 घंटा खराब हुआ ना। नीट के एग्जाम में कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग हुआ, उससे ज्यादा टाइम की वैल्यू है। अब ये टॉपिक ऐसा है कि जिसको यहीं पढ़ के खत्म कर लो, इस पर टाइम नहीं देना एक्चुअल में, और चीजें भी तो करने के लिए हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक बायो में, इसलिए कह रहा होता हूँ सुन लिया करो क्लास में। कोई आसान है, ठीक है, तो मैं पढ़ा तो रहा हूं, मेरे को तो और आसान लग रहा होगा। ठीक है, अभी तू 11th में बैठा होता तो मैं इसको 3 घंटे पढ़ाता, और क्योंकि 11th वालों में सबके फर्जी टाइप के डाउट भी लेते हैं, कुछ भी पूछ रहा है, बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, टोटी पोटेंट प्लूरी पोटेंट पौना घंटा पढ़ा रहे हैं। बच्चे को मजा आ रहा है, सर ने क्या पढ़ा दिया, उसको क्या पता, आएगा ही नहीं। 11th में तो अलग तरीके से बेस बनाना है ना। हाँ, आएगा बेटा, 5 मई को बहुत मजा आएगा। 4 मई को नहीं, नहीं 5 को आएगा, पेपर 4 को है, अभी समझा नहीं। पढ़ लो यार, पढ़ो पढ़ो तुम, हाँ बोल बच्चे। ठीक है, ऑर्गन, कुछ ऑर्गन ऐसे हैं, कुछ ऑर्गन डिटर्मिनेट है, प्लांट की ग्रोथ इनडिटर्मिनेट है। ऑर्गन्स को इसलिए उसने दोनों लिख दिया है। हेडिंग देख क्या है टॉपिक की, इनडिटर्मिनेट है। यस, बाद में उसने लिखा दोनों है। हाँ भाई, इलोंगेशन क्या इंक्रीज कर रहे हैं, अब देखो जिम्नोस्पर्म और डाइकॉट, सही है, उसमें हमारे पास क्या है, ये कैम्बियम है, जो क्या इंक्रीज कर रहा है, गर्थ, सही है बच्चे, ये वो वर्ड्स है। ठीक है बेटा, दोनों होगा डिटर्मिनेट एंड डिटर्मिनेट। आ जाओ। हाँ भाई, ग्रोथ को कैसे मेजर करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, मेरी बात सुनो ध्यान से। ग्रोथ एक्चुअल में जब भी ग्रोथ होती है प्लांट में, यार इधर फोकस करो यार, प्लांट में जब भी ग्रोथ होती है कैसे होती है, ये देख, इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म होता है। तो प्लांट की ग्रोथ एक्चुअल में कैसे होती है, एक्चुअल ग्रोथ कैसी है, एक्चुअल ग्रोथ क्या है बेटा, इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म, इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म बढ़ता है, बट ये डिफिकल्ट है मेजर करना। प्रोटोप्लाज्म को मुश्किल होता है मेजर करना, डिफिकल्ट टू मेजर। अब क्या करेंगे, हम वो क्वांटिटी मेजर करते हैं, वो क्वांटिटी मेजर करते हैं जो इसके प्रोपोर्शनल होती है, वो क्वांटिटी मेजर करते हैं विच इज प्रोपोर्शनल टू इट, जो इसके प्रोपोर्शनल है, जो इसके क्या है प्रोपोर्शनल चलती है, उस क्वांटिटी को मेजर करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे बच्चे। क्या होता है, सेल की ग्रोथ में प्रोटोप्लाज्म बढ़ता है, किसी प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ को देख पाना सेल के लेवल पे बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, प्रोटोप्लाज्म मेजर नहीं करते, उसकी वजह से तो दूसरे चेंजेस होते हैं उसको मेजर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इंक्रीज इन फ्रेश वेट। एक लीफ है हमारे पास, आप प्लांट में ग्रो कर रहे हो, आपने उसका वेट नाप लिया, ठीक है, अब क्या हुआ, वो ग्रो करते हुए और उसका कितना वेट बढ़ गया, उसको फ्रेश वेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेश वेट। आपने लीफ तोड़ ली, उसको सुखा दिया, पानी उड़ गया उसका, तो उसको कहते हैं ड्राई वेट, उसको क्या बोलते हैं, ड्राई वेट। ये चीज समझ में आ रही है। तो हमारे पास फ्रेश वेट, ड्राई वेट अलग अलग चीज होती है, क्लियर है। उसके बाद हम सरफेस एरिया, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, प्रोटोप्लास्ट की वजह से हो रहा है, क्लियर है। तो हम क्या क्या मेजर करते हैं, देखो हम अदर क्वांटिटी जो मेजर करते हैं, ग्रोथ कैसे मेजर करते हैं, ग्रोथ इज मेजर्ड इन, ग्रोथ होती किसमें है, प्रोटोप्लाज्म की वजह से, तो मेजर्ड इन ए। क्या मेजर कर रहे हैं, इंक्रीज इन क्या, सरफेस एरिया लिख सकते हो। सरफेस एरिया किसका बढ़ता है, लीफ का, किसका बढ़ता है, लीफ का। दूसरा आप लिख सकते हो इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ हम लोग लिख सकते हैं स्टेम की, रूट की और पॉलन ट्यूब की, और किसकी लिख सकते हो, पॉलन ट्यूब की, इनकी ग्रोथ लेंथ में मेजर कर सकते हो। फिर आप लिख सकते हो फ्रेश वेट, इसको मेजर कर लो, ड्राई वेट मेजर कर लो, वॉल्यूम मेजर कर लो, इंक्रीज इन वॉल्यूम, ये मेजर किया जाता है फ्रूट्स में,
ये किस में मेजर किया जाता है? फ्रूट्स में। इंक्रीज इन सेल नंबर, इंक्रीज इन सेल नंबर, सेल का नंबर भी आप मेजर कर सकते हो। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अलग अलग तरह के मीटर होते हैं। लाइट सॉरी, विंड स्पीड को किससे नापते हैं? कोई मीटर पता है किसी को? विंड स्पीड नापने के लिए कौन सा मीटर होता है? वो छोड़ो, विंड पॉलिनेशन को क्या नाम देते हैं? अनीमोफिली देते हैं। अनीमोफिली ए होता है, अनीमो। ठीक है, इसलिए विंड स्पीड नापने के मीटर का नाम अनीमोमीटर होता है। समझ आ? मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ग्रोथ मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, नोट में लिख रहा हूं, उसका नाम ऑक्जेनोमीटर होता है। तो ऑक्जेनोमीटर कैन मेजर ग्रोथ। इसका क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन अगर ये आया तो ऐसा आएगा कि 4 मीटर लिखे होंगे, उसमें से आपको एक आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा है जो ग्रोथ मेजर करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अनीमोमीटर, लक्स मीटर, लक्स मीटर होता है लाइट मेजर करता है, कितनी लाइट इंटेंसिटी वो मेजर करता है। अनीमोमीटर हो गया, समझ में आ रहा है? फोटोमीटर हो गया, या कुछ और वर्ड यूज कर देंगे। तो उसके साथ ऑक्जेनोमीटर लिखा रहेगा, जो क्या मेजर करता है? ग्रोथ करता है किस में? लेंथ में। ये चीज समझ में आ रही है? ग्रोथ किस में मेजर करता है? लेंथ में। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? ऑक्जेनोमीटर। क्या नाम है बेटा इसका? ऑक्जेनोमीटर। क्लियर है? ठीक है, सही। यहां पर एक डाटा लिखा हुआ है, सुन लो ध्यान से। एनसीईआरटी ने लिखा है मेज प्लांट के सेल पर घंटे इतनी स्पीड से बढ़ते हैं, वाटरमेलन में इतने सेल्स बढ़ते हैं। ये डाटा नहीं आएगा, क्योंकि डाटे में बहुत सब्जेक्टिविटी है। आपने कौन सा वाटरमेलन लिया और मैंने कौन सा लिया, उसमें फर्क होगा ना। समझ में आ रहा है? तो इस तरह का डाटा नहीं आता जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, कोई फिक्स वैल्यूज नहीं है वो। क्लियर है? इसलिए उस डाटा को नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। एक डाटा दे रखा है वाटरमेलन का और मेज के सीड के सेल्स का, वो नहीं आएगा। क्लियर है? बोलो। हाँ, तुम लोग को पता नहीं है, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि सीएम कौन है, पीएम कौन है, क्योंकि जब तक पेपर प्रिंट होगा वो चेंज हो गया, क्या करोगे? हाँ, नहीं आते हैं वो क्वेश्चंस। हाँ, बिहार पीपीएससी में उसमें आते हैं, जब तक रिजल्ट आएगा तब तक फिर चेंज हो जाएगा। बना क्या चीज? हम क्या करते हैं, उस क्वांटिटी को मेजर करते हैं विच इज प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा है, वो एक्चुअल में ग्रोथ है, उसको डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। उसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ सकता है, उसकी वजह से लेंथ बढ़ सकता है, उसको मेजर करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई सबको? यही एनसीईआरटी लिखती है। तो ग्रोथ एक्चुअल में कैसे होती है? इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म। सही है? नोट करिए जल्दी से, जिन्होंने लिख लिया एनसीईआरटी रीड किया करो। कोई लाइन एनसीईआरटी की पूछो जल्दी बेटा, फास्ट। चलें आगे? लिख लिया? जल्दी करो। चलो करें आगे। जल्दी करो भाई। ठीक है, लिख लिया? बेटा ये वर्ड्स याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। उसमें से वो क्या करेगा, जो तुम्हारे को कई टेस्ट सीरीज देते हो, वो बॉक्स बना के पांचों लिख देगा, 6, और कहेगा कि इनमें से किसको ग्रोथ का कंसिडर करते हैं। नंबर काउंट करवा लेगा, 3 4 5, इन सबको लिख के इसका क्वेश्चन ऐसे बनेगा।
मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको कैसे आएंगे। जो हमने ओपन इनडिटरमिनेट लिखा है ना, वो होगा मार्क द इनकरेक्ट में, उसमें से एक लाइन इनकरेक्ट बात बोलनी है। इस टॉपिक का क्वेश्चन सुपरफिशियल आता है, बच्चों को इसलिए नहीं आता होता क्योंकि उन्होंने सुना ही नहीं है, वो टॉपिक को छोड़ देते हैं। समझ आ रहा है? तो ध्यान से पढ़ लो, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, हो गया। फ्रेश वेट क्या होता है बेटा? फ्रेश वेट होता है कोई लीफ जस्ट तोड़ो, फ्रेश वेट है, थोड़ी देर रख दो, पानी उड़ गया, ड्राई वेट है। सही है, चलेंगे आगे। हाँ भाई, यहां पर क्या है? ग्रोथ कहां होता है? सेलुलर लेवल पे, देखते चलो। सेलुलर लेवल पे अमाउंट ऑफ क्या बढ़ रहा है? प्रोटोप्लाज्म बन रहा है। इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म को मेजर डायरेक्टली करना डिफिकल्ट है, लिखा हुआ डिफिकल्ट। तो हम क्या करेंगे? उस क्वांटिटी को मेजर करेंगे विच इज वन मोर और लेस प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्लियर है? तो हमारे पास क्या है बेटा? इंक्रीज इन फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सेल नंबर। क्लियर है? सही है। अब ये देखो जरा, हमारे पास ये कह रहा है इतने सेल्स पर आवर, ये सब डाटा नहीं आएगा बेटा। 3.5 लाख टाइम इसका वॉल्यूम है, सब नहीं आएगा। पॉलन ट्यूब लेंथ का इंक्रीज है, ये लिखा हुआ है। आगे आओ, टॉपिक का नाम है फेजेस ऑफ ग्रोथ पढ़ रहे हैं। पहले सुन लो मेरी बात ध्यान से। टॉपिक का नाम है, हम लोग फेजेस ऑफ ग्रोथ पढ़ रहे हैं। फेजेस ऑफ ग्रोथ क्या है पहले सुन लो, फिर इसको पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान से सुने भाई सारे, सुनो सब लोग। देखो, आप घर में जब हो तो आपके पेरेंट्स ऐसे आपको सडनली कभी नहीं बोलेंगे कि आज तू काफी बड़ा हो गया, है ना। उल्टा बोलोगे तो जरूर बोलेंगे, मारेंगे तब पड़ेगा। ठीक है, वैसे नहीं बोलते। रीजन क्या है कि आप उनके सामने हो, तो जब आप किसी के सामने होते हो तो बदलाव आपको पता नहीं चलता उन्हें। इसका मतलब ये हुआ है, होने वाले चेंजेस उनको फील नहीं होते। आपका कोई रिलेटिव घर आता है तो वो बोलता है कि काफी चेंजेस आ गए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है कि हम ग्रोथ को लाइव कैमरा लगा के नहीं देख सकते। पहले समझो ध्यान से, हम टॉपिक में पढ़ रहे हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ। इसका मतलब है कि हम ग्रोथ में किसी सेल में होने वाले चेंजेस पढ़ रहे हैं। कैमरा लगा के उस सेल को देखने की जगह हम 3 अलग अलग लोकेशन लेंगे, जहां पर 3 अलग अलग तरह के चेंज हो रहे होंगे, वहां से पढ़ लेंगे। सही है? इस बात को मैं कैसे रिलेट कर रहा हूं कि आप क्या करोगे, आप 3 अलग अलग एज के बच्चे लोगे, एक की 5, एक की 15, एक की 25। उनमें होने वाले बदलाव को आप क्या नाम दे दोगे? ग्रोथ में चेंजेस का नाम दो। ये समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? इसी तरीके से फेजेस में हम कैसे देखते हैं, जैसे ये रूट का डायग्राम आपके एनसीईआरटी ने बना रखा है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, कोई काम का नहीं है ये। ठीक है, ठीक। हमने क्या किया है, ध्यान सुनेंगे। हमने क्या किया है, इस तरीके से सीड बनाया। इस सीड की ये रूट है, तो मेरे को इस रूट में 3 तरह के सेल्स दिखेंगे। यहां पर ये सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, उसके ऊपर उनकी लेंथ बढ़ रही है, और उसके ऊपर मेरे पास सेल्स परमानेंट हो गए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये वाले जो सेल्स हैं, ये वाले सेल्स कौन से फेज में है? मेरिस्टेमेटिक फेज में, मतलब डिवाइड हो रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक। अब इसके ऊपर कौन सा आएगा? इलोंगेशन। अब ये जो है इसका प्रॉक्सिमल है, इसके बाद है। इसके बाद इसके पास ये वाला कौन सा आएगा? मैचुरेशन आएगा। अब सुनो ध्यान से बेटा, हम जब मॉर्फोलॉजी में पढ़ रहे तो इसको जोन पढ़ रहे थे, अब हम इसको एज अ चेंज पढ़ रहे हैं तो फेज पढ़ रहे हैं। मेरी बात समझो, फेज क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम क्या नहीं कर सकते, इस मेरिस्मेटिक सेल को लेकर लगातार कैमरा लगा के नहीं देख सकते। हम देख रहे हैं कि इससे ये बना है, इससे ये बना है। तो इन तीनों सेल्स के अगर मैं फीचर पढ़ लूं तो होने वाले चेंजेस को रिलेट कर सकता हूं। ये चीज समझ में आ रहा है? तो एनसीईआरटी कहती है कि हमारे पास 3 फेज है। सबसे पहले मेरिस्मेटिक। तो जो मेरिस्मेटिक का मेरे पास सेल होता है, देखो ऐसा सेल है, उस सेल का न्यूक्लियस बड़ा होता है काफी। सेल का न्यूक्लियस क्या होता है? बड़ा होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म कम है। दूसरा, उसके बीच में इस तरीके से कनेक्शन होता है। इस तरीके से क्या होता है? कनेक्शन होता है, प्लाज्मोडेस्माटा। तो मेरिस्मेटिक फेज के जो सेल्स हैं, उनमें सबसे पहले सेल वॉल प्राइमरी है, सेल वॉल थिन है, प्राइमरी है, और उसमें मेनली क्या है? सेलुलोज है। मेनली क्या है? सेलुलोज है। सेल वॉल की बात कर रहे हैं। और एक चीज और समझो ध्यान से, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि इलोंगेशन होते वक्त कहां बदलाव आते हैं, 2 ही जगह आते हैं, एक सेल वॉल में, एक प्रोटोप्लाज्म में। सेल की लेंथ बढ़ने में कहां बदलाव आते हैं? सेल वॉल में और प्रोटोप्लाज्म में। ये चीज समझ में आ रही है? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ऐसे। तो हमने यहां पर क्या लिख दिया बेटा? यहां पर हमने लिख दिया सेल वॉल थिन है, प्राइमरी है, सेलुलोज है।
अब हम यहां पर क्या लिख रहे हैं बच्चे, यहां पर ये लिख रहे हैं कि इसमें वैक्यूल एब्सेंट है, इनमें वैक्यूल नहीं होता। यस, वैक्यूल एब्सेंट है। इसका न्यूक्लियस बड़ा है। अगर न्यूक्लियस लार्ज है तो उसके लिए एक वर्ड लिख सकते हैं कॉन्स्पिकुअस। क्या वर्ड लिख सकते हैं? कॉन्स्पिकुअस। इसका डेंस प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म कैसा है? डेंस। यस, प्रोटोप्लाज्म कैसा है? डेंस। कई बार क्या होता है, इसको रिच लिख सकते हैं हम ऐसे, ठीक है, चलो डेंस प्रोटोप्लाज्म लिखते हैं। उसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं बेटा इसमें कि मल्टीपल प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन। कैसा कनेक्शन है? मल्टीपल प्लाज्मोडेस्मेटा, बहुत सारे प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन है। तो ये कौन से फेज के सेल्स के फीचर हो गए? मेरिस्मेटिक के। अब देखो इलोंगेशन में क्या कर रहे हैं, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, ये इलोंगेशन का सेल है, इधर देखो, ये इलोंगेशन का सेल है। मैं इसकी लेंथ बढ़ा रहा हूं, ये देखना, ये सेल है इलोंगेशन का, मैंने इसकी लेंथ बढ़ा दी। लेंथ बढ़ाने के लिए मुझे इसकी सेल वॉल में कुछ नया मटेरियल बनाना पड़ेगा इसमें। उसके अलावा ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। पहले न्यूक्लियस बड़ा दिख रहा था, साइटोप्लाज्म बनने की वजह से छोटा दिखेगा। साथ के साथ इसमें क्या बनने लगा? वैक्यूल। इसमें क्या बनने लगा? ये वैक्यूल बनने लगा। अभी वैक्यूल छोटा है, क्लियर है? वैक्यूल छोटा है, ये वैक्यूल बन रहा है। तो अगर मैं इलोंगेशन वाले में लिखूं तो क्या हो रही है? सेल की लेंथ इंक्रीज हो रही है। सेल की लेंथ बढ़ाने के लिए आप क्या बदलाव ला रहे हो? आप उसका प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज कर रहे हो। क्या इंक्रीज कर रहे हो? प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज कर रहे हो। और उसमें क्या कर रहे हो बेटा? नया दीवार का मटेरियल बना रहे हो, न्यू वॉल मटेरियल फॉर्म कर रहे हो। यस और नो? ठीक है। और क्या होगा बेटा? वैक्यूल बनेगा। और क्या होगा? वैक्यूल बनेगा। ये चेंजेस किसके हैं? इलोंगेशन के। किसके हैं ये? इलोंगेशन के। क्लियर है? मतलब ये सेलुलोज की बनी हुई है, इसमें नया मटेरियल लगाना है। मैचुरेशन में क्या होगा समझो ध्यान से, इधर देखो, मैचुरेशन में क्या होता है? मैचुरेशन में सेल का साइज फिक्स हो गया है। अब सेल का साइज फिक्स हो गया, अब लेंथ नहीं बढ़ेगी। जब सेल का साइज भी फिक्स हो गया तो अब मैं उसमें क्या करूंगा बच्चे? उसकी दीवारों में कुछ डिपोजिशन करूंगा। यस, तो जो भी डिपोजिशन है वो मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है? तो दो जगह पे जो भी मॉडिफिकेशन होना था वो पूरा हो गया। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, दो जगह मॉडिफिकेशन होता है, एक सेल वॉल में होता है, एक प्रोटोप्लाज्म में होता है। वो मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है? अब सुनना ध्यान से। कई बार क्या होता है, सेल को मैच्योर बनाने के लिए डेड करना पड़ता है। कुछ सेल्स मैच्योर तब होते हैं जब वो डेड हो जाते हैं। कैसे? देखो, सेल वॉल ऑलरेडी डेड है, उसमें आप क्या जोड़ दो? लिग्निन लगा दो। लिग्निन लगाने से सेल पूरी तरीके से डेड हो जाएगा, उसके अंदर का साइटोप्लाज्म खत्म हो जाएगा। जैसे ट्रैकीड्स और वेसल्स। ट्रैकीड्स और वेसल ऐसे मैच्योर सेल्स हैं जो डेड हैं। तो जरूरी नहीं है कि मैच्योर बनाने के लिए सेल को लिविंग रखा जाए, मैच्योर सेल को डेड भी बना सकते हैं। तो मैच्योरेशन में क्या हो गया है? मैक्सिमम साइज आ गया है। साइज कैसा आ गया है? मैक्सिमम साइज है। यस, मैक्सिमम साइज है। ऑल चेंजेस किसमें? दो जगह, प्रोटोप्लाज्म और बताओ एंड सेल वॉल कंप्लीट हो गए। क्या हो गए? कंप्लीट हो गए कि नहीं हो गए? ऑल चेंजेस प्रोटोप्लाज्म और सेल वॉल में क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। बोलो जल्दी से। उसके बाद क्या होगा बेटा? सेल का रोल फिक्स हो जाएगा। सेल का क्या हो जाएगा? रोल फिक्स हो जाएगा। यहां पर मैं एक नोट लिख रहा हूं कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, सम सेल्स बिकम डेड, बिकम डेड, और उसमें क्या एब्सेंट हो जाता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट हो जाता है कब? ड्यूरिंग मैचुरेशन। ये आपका डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक में लिखा हुआ है कि मैचुरेशन के वक्त कुछ सेल्स क्या हो जाते हैं, डिफरेंशिएशन के वक्त कुछ सेल्स क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। ठीक है? तो आपको तीनों फेज का समझ में आया? सबसे पहला फेज क्या है? मेरिस्मेटिक, इलोंगेशन, मैचुरेशन। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा डिपोजिशन इज कंप्लीटेड एंड मैक्सिमम साइज ऑफ सेल प्रेजेंट है। कौन सा फेज है? मैचुरेशन। समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आ रहा है? सेल वॉल थिन है, प्राइमरी है और मेनली ऑफ सेलुलोज, मेरिस्मेटिक। क्लियर है? बोलो। वैक्यूल एब्सेंट है, कौन सा फेज? मेरिस्मेटिक। मल्टीपल प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन है, मेरिस्मेटिक। प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन क्या काम करता है? साइटोप्लाज्म को जोड़ता है। फायदा? सुनो 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 सुनो, सेल्स को आपस में इसलिए जोड़ना है क्योंकि सेल्स किसी कॉमन सेल से बने हैं, पहला पॉइंट।
अभी क्या है, उन्होंने डिसाइड नहीं किया फ्यूचर में क्या करना है। तो सेल्स के साइटोप्लाज्म को जोड़ने से क्या होगा, उनके बीच में सिग्नल भेज देंगे कि तुम ये 15 सेल अब ये काम ये टिश्यू बना लो, तुम 40 सेल ये टिश्यू बना लो। वो तभी पॉसिबल है जब उनके बीच में क्या हो, कनेक्शन बना हो, क्योंकि वहां पर ऐसे कोई न्यूरॉन तो काम करता नहीं है। ठीक है, मुझे केमिकल्स के थ्रू ही करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं डिफरेंस बिटवीन एनिमल कंट्रोल और प्लांट कंट्रोल में, एनिमल कंट्रोल केमिकल और न्यूरल दोनों होता है, प्लांट कंट्रोल इज ओनली केमिकल। और दूसरा, केमिकल में भी ब्लड नहीं है। एनिमल्स में तो क्या डाल दिया, ब्लड डाल दिया जिसके थ्रू तेज ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, यहां तो ब्लड भी नहीं है, डिफ्यूज करके जाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो अगर सेल्स को आपस में कम्युनिकेट करना है, बात करना है, तो वो आपस में किससे जुड़े रहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा से। इसका बेस्ट एग्जांपल है एग अपरेटस। जब एंजियोस्पर्म में आप पढ़ोगे ना एम्ब्रियो सैक, उसमें वो 3 सेल होते हैं, एक दो सिनर्जिड और एक एग सेल। वो तीनों प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होगा, किसी एक सिनर्जिड में पॉलन ट्यूब घुसती है, ठीक है, तो वो पहले टूटने लगता है, तो वो कहता है दूसरे वाले को, तू मत टूटियो मैं टूट रहा हूं, क्योंकि जब वो टूटेगा तो कुछ केमिकल बनाता है ताकि पॉलन ट्यूब को अपने, तो वो तीनों सेल आपस में बात कर रहे हैं। समझ आ रहा है? और वो एक टूट रहा है सिनर्जिड, एक्सेल नहीं टूट रहा, दूसरा नहीं टूट रहा। अब सिनर्जिड में पॉलन गेन रिलीज करने के बाद मेल गैमेट वो उसमें चला जाता है, बीच वाले सेल में, एक्सेल में। तो ये सब काम करने के लिए वो आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। तो प्लाज्मोडेस्मेटा इसमें होता है, धीरे धीरे वो कनेक्शन टूटने लगते हैं। तो इलोंगेशन में कम होगा, मैचुरेशन में और कम होगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी मैच्योर सेल में प्लाज्मोडेस्मेटा ना हो, कम होता है। बेस्ट एग्जांपल सीव ट्यूब कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब एक मैच्योर सेल है, कंपेनियन सेल के साथ कनेक्शन होते हैं उसके, ठीक है, सही है। अब इसका न्यूक्लियस इसे कंट्रोल करता है, तो कनेक्शन ज्यादा रखे हुए हैं, ठीक है। ज्यादा रखने का मतलब बहुत सारे। क्लियर है? बनाओ, चलो लिख लो। अब ये क्या मिट गया, अब ये आएगा भी नहीं। हाँ हाँ हाँ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। लिख लो बेटा। हाँ, मैरिस्मेटिक में सेल डिवाइड करके जस्ट बना है अभी, रोल नहीं है, फीचर है एक के। तो मैरिस्मेटिक सेल डिवाइड करके जस्ट बना है, ठीक है। मैरिस्मेटिक का मतलब उस सेल्स डिवाइड करने के लिए फिर कोशिश कर रहे हैं, यही रोल है, रोल तो यही है बस, ठीक है। और कोई? हाँ बेटा। इलोंगेशन पूरा तब होगा जब साइज मैक्सिमम हो जाएगा। हाँ, मतलब साइज मैक्सिमम होने का मतलब इलोंगेशन कंप्लीट है, मतलब इसके बाद साइज नहीं बढ़ेगा। अगर साइज नहीं बढ़ रहा है तो सेल ऑटोमेटिकली क्या है, मैचुरेशन में। यही मैंने, याद करो, सेल साइकिल में पढ़ाया था, फेज वेज कुछ नहीं होते, चेंजेस को फेज का नाम दिया गया है। तो चीजें तो लगातार ही चल रही है ना। जब साइज बढ़ना रुक गया तो किस में आ गया वो, मैचुरेशन में आ गया, रोल फिक्स हो जाएगा। हाँ बेटा, पूछ, तू भी कुछ पूछना चाह रहा हूँ, जबरदस्ती मत पूछ, लिख ले। न्यूक्लियस बड़ा होता है मैरिस्मेटिक में क्योंकि प्रोटोप्लाज्म रिलेटिव है। सुन मेरी बात सुन, चेंजेस कहां आ रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म और सेल वॉल में। न्यूक्लियस में चेंजेस तो नहीं आ रहे, नहीं आ रहे ना। तो न्यूक्लियस का साइज उतना ही है, साइटोप्लाज्म बढ़ने से छोटा दिखेगा, नहीं, बोल। न्यूक्लियस का साइज चेंज नहीं हो रहा, हम चेंजेस दो ही जगह कर रहे हैं ना, प्रोटोप्लाज्म में और सेल वॉल में। आगे चले, आगे चले भाई, जल्दी बताओ। लिख रहे हो भाई? जल्दी करो, जल्दी जल्दी फास्ट।
चले आगे। अरे लिख लिया, पढ़ लो एनसीईआरटी जिसने लिख ली है। कुछ मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा काम का? आ जाओ, ग्रोथ रेट पढ़ेंगे नहीं तो। लिख लिया, लिख रहे हैं? पढ़ लो एनसीईआरटी, पढ़ो, पूछो कुछ। पहला लाइन दोबारा पढ़, क्या बोला? क्या लिखा है? वो ग्रोथ फेज दिखा रहा है बच्चे, पैरेलल लाइन नहीं है वो। इसने क्या किया, लाइनें ड्रॉ करी हैं ऐसे, ये देख। इसने क्या किया, इस तरीके से लाइनें ड्रॉ करी हैं और उसके थ्रू दिखा रहा है कि कितनी ग्रोथ हुई है किस जोन की। उस तरीके से दिखा रहा है। अगर देख ऊपर वाले हिस्से में इसको ग्रोथ नहीं दिख रही है, नीचे ही दिख रही है एबीसी में। उसको देख डायग्राम को, वो क्या कर रहा है, ग्रोथ शो कर रहा है उसके थ्रू। ठीक है, सच। ठीक है। पैरेलल लाइन टेक्निक का मतलब क्या है, दो सीड लिए ग्रो करते हुए, एक ग्रो कर चुका है और एक कर रहा है, क्योंकि पैरेलल रखने के लिए दो रखने पड़ेंगे। उससे उसने लाइनें बनानी शुरू करी है। तो जो ऊपर का एरिया, वहां ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ नीचे हो रही है। तो यहां पर वो लाइनें जो है उनमें एंगल्स आ जाएंगे, ऊपर वो पैरेलल रहेगी। देख ध्यान से कि ग्रोथ नीचे की तरफ जा रही है। चले आगे, आगे आओ। ग्रोथ रेट की बात करते हैं बेटा, आ जाओ जल्दी। ग्रोथ रेट क्या होता है? रेट, रेट का मतलब टाइम। ग्रोथ रेट का मतलब टाइम से डिवाइड करेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ग्रोथ पर यूनिट टाइम, है ना? ग्रोथ पर यूनिट टाइम को ग्रोथ रेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रोथ रेट बोलते हैं। अब इधर देखो बेटा, बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो। ग्रोथ पर यूनिट टाइम को हम ग्रोथ रेट बोलते हैं। यहां पर हम बात करेंगे इंक्रीज इन सेल नंबर की, कह सकते हैं हम यहां पर इंक्रीज इन सेल नंबर की बात कर सकते हैं। हमारे पास दो तरह की ग्रोथ रेट होती है, एक होती है अरिथमेटिक और दूसरी क्या होती है, ज्योमेट्रिक। इस टॉपिक में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने बहुत ध्यान से पढ़नी है, जहां से गलती होने के चांसेस है मैं वो बता देता हूं आपको, कहां गलत होगा, ध्यान से देखना। तो हम रेट पढ़ने लगे हैं। अब क्या पढ़ रहे हैं, ग्रोथ रेट। रेट समझ में आता है सबको? स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है? तो हमारे पास दो तरह की ग्रोथ रेट है, एक अर्थमेटिक है और एक ज्योमेट्रिक है। क्लियर है? सही है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लो पहले जल्दी से, ग्रोथ रेट जल्दी। पहले समझाऊंगा फिर कर लिखना इसको, जल्दी जल्दी फास्ट। जो बच्चे कैमरे से फोटो खींचते हैं लिख भी लिया करो घर पे जाके, इतनी सारी फोटो हो जाती है तुम्हारी। है अब कब? ठीक है। हो गया बेटा? चलिए आगे चलेंगे। हेडिंग ला लो, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट। अर्थमेटिक ग्रोथ रेट, ठीक है। चलो आओ, देखो ध्यान से देखना। इसमें क्या होगा बेटा, एक सेल डिवाइड करेगा किसमें,
दो डॉटर सेल में, एक सेल डिवाइड करके क्या बनाएगा, दो डॉटर सेल बनाएगा, उसमें से एक ही सेल, ओनली वन सेल कंटिन्यू टू डिवाइड, एक ही सेल उसमें क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा डिवाइड करने में। ठीक है, ध्यान से देखना एक बार, मतलब ये एक सेल है, ठीक है, ये देखो सेल डिवाइड कर रहा है, ये समझ में आ रहा है, सिर्फ एक सेल डिवाइड कर रहा है, बाकी परमानेंट हो गया। देखो इससे ये दो सेल बने, ये परमानेंट हो गया, ये रहा, फिर ये वाला परमानेंट हो गया, ये रहा, ये समझ में आ रहा है। तो मेरे पास पहले एक सेल थे, अब कितने हैं, दो सेल, तीन सेल, चार सेल। तो हमारे पास क्या, ओनली सेल कंटिन्यू टू डिवाइड, अदर बिकम परमानेंट, अदर हमारे पास क्या हो गया, परमानेंट हो गया। ठीक है, दूसरा, दूसरा एक सेल हमारे पास क्या है, कंटिन्यू कर रहा है डिवाइड करने में, दूसरा सेल क्या है, वो परमानेंट हो गया। ठीक है, अब जरा मेरी बात सुनना ध्यान से, इसका एग्जाम्पल, इस तरह की ग्रोथ का एग्जाम्पल, हमारे पास रूट की ग्रोथ होता है, रूट की ग्रोथ जिसमें लेंथ इंक्रीज होती है, क्या इंक्रीज होती है, लेंथ इंक्रीज होती है। अब जैसे मान लो ये कोई रूट है, इसकी इनिशियल लेंथ एल नॉट है, ये क्या है, इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ को एल नॉट कह रहे हैं। देखो ऐसे, जब ग्रोथ हो गई तो ये आ गई फाइनल लेंथ, इस फाइनल लेंथ को हम क्या लिख रहे हैं, एल टी। यस, तो एल टी बराबर में क्या होगा, इनिशियल लेंथ प्लस रेट इनटू टाइम, यही आएगा, बोलो यही आएगा ना। यहां पे आर क्या है बेटा, आर क्या है, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट, आर क्या है, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट, टी क्या है, टाइम, टी क्या है, टाइम। यहां तक समझ में आ रहा है, आर क्या है, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट, टी क्या है, टाइम। क्लियर। अब इधर देखना ध्यान से, इधर देखेंगे, यहां पर, यहां पर, यहां देखो बेटा, यहां पर मान लो यहां पर मैंने टाइम लिख दिया, तो जो इनिशियल लेंथ थी एल नॉट, इस वाले एक्सिस पर अगर मैं लेंथ लिख दूं तो यहां तक ये इनिशियल लेंथ आ जाएगी, इसको क्या लिख दोगे, एल नॉट लिख दोगे। अब ये वाली लेंथ क्या आ गई, फाइनल एल टी। तो क्योंकि ग्रोथ अर्थमेटिक है ना, हर बार में एक सेल बन रहा है, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन का। तो हमारे पास बेटा ग्राफ कैसा आ रहा है इसका, लीनियर आ रहा है। ग्राफ कैसा आ रहा है, लीनियर आ रहा है। ये चीज समझ में आ रही है। और ये कौन सा, इसका इंटरसेप्ट हो गया यहां पे, तो एल नॉट क्या हो गया, इनिशियल, एल टी क्या हो गया, फाइनल, आर क्या हो गया, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट, टी क्या हो गया, टाइम। ये अर्थमेटिक का ग्राफ है। ठीक है, सिंपल। इसमें अगर किसी को कुछ पूछना हो पूछ लो, मैं ज्योमेट्रिक का बता रहा हूं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आप पढ़ चुके हो बहुत ज्यादा फिजिक्स में। ठीक है, अर्थमेटिक मतलब फिक्स बढ़ रहा है, सही है, क्लियर है। हाँ भाई, इस लेंथ की जगह मैं ग्रोथ रेट और टाइम लिख दूंगा तो फिर क्या आएगा, इसको उठा के यहां, सॉरी, इस वाले एक्सिस पे यहां ग्रोथ रेट और टाइम लिख दूंगा, फिर कैसा ग्राफ आएगा। क्या फिजिक्स पढ़ते यार तुम लोग, नालायक हो। स्ट्रेट ऐसा आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। क्या फिजिक्स आती है तुम्हें, कुछ नहीं आता। अरे आर कांस्टेंट है ना, आर कांस्टेंट है ना, नहीं है, आर की वैल्यू चेंज हो रही है। ग्रोथ रेट और टाइम का ग्राफ बनाऊंगा तो पैरेलल आएगा। नाइन्थ क्लास की फिजिक्स है तो भाई, दिक्कत ये है फिजिक्स में, फिजिक्स आ नहीं रही अभी 2-3 साल से फिजिक्स के पेपर में। अगर फिजिक्स आ जाएगी ना 2018 वाली, तब समझ में आएगा तुम्हें। अभी क्या है, ऊपर ऊपर वाली आ रही है जिसमें 160, फिजिक्स में तो मेरे 160 आ रहे हैं सर। एक टाइम था 2017 का बता रहा हूँ, तो 16-17 का बच्चे का एकमात्र टारगेट होता था 100 नंबर फिजिक्स चाहिए, 140 चाहिए केमिस्ट्री और 300 चाहिए बायो, उसमें कॉलेज मिलता था क्योंकि पेपर ठीक आता था। ठीक है, अभी तो ऐसी फिजिक्स आ रही है कि एकदम बढ़िया। जिस दिन थोड़ी सी सही आएगी उस दिन पता चलेगा कि हमें कौन सा चैप्टर आता है।
जो बच्चे हैं ना जो बोलते हैं हमारे 580 600 आए, उनसे पूछो क्या तो कोई टॉपिक तुम्हारा इनकम्प्लीट था, बहुत सारे, पर नंबर क्यों आ गए? क्योंकि जो टॉपिक कंप्लीट था उसका क्वेश्चन भी ठीक हुआ, जो इनकम्प्लीट था उसको ऊपर ऊपर से करके गए हुए थे तो भी क्वेश्चन ठीक कर पाए। तो वो 600 एक्चुअल में 2018 के 400 के बराबर है। जो जो लिखते हैं ना मेरे 650 आने के बाद भी कॉलेज नहीं मिला, 2018 में पता चलता उन्हें क्या था, तो वो लिखते 400 आने के बाद भी कॉलेज नहीं मिला। रियलिटी बता रहा हूं तुम्हें मैं। जो ये लिखते हैं नहीं मेरे 700 आ गए, मुझे सब आता, उन्हें कुछ नहीं आ रहा होता। अगर जेन्युइन तरीके से देखेंगे तो पेपर की भी पूरी नॉलेज है ही नहीं। पहले ज्यादा नॉलेज होती थी क्योंकि डीप पढ़ते थे चीजों को, अभी सुपरफिशियल नॉलेज है। पेपर इसलिए डिफिकल्ट नहीं बनाना कि कट ऑफ को नीचे लाना है, या पेपर इसलिए डिफिकल्ट बनाना है क्योंकि एक डिफिकल्ट पेपर में ज्यादा अच्छा जज होता है बच्चा। इजी पेपर से कभी बच्चा जज नहीं हो पाता है, और क्योंकि हमें क्या करना है, बच्चे जज करने हैं, इसलिए पेपर ठीक होना चाहिए। और ये साल आसान बनाएगा मुश्किल बनाएगा कुछ नहीं पता। एक है कि मुश्किल बना सकते हैं, और इजी बनाने का सिर्फ एकमात्र रीजन है कि गवर्नमेंट मुश्किल बनाना चाहती ही नहीं पेपर को, मुश्किल बनाते ही शोर होने लगता है। इजी बनाने से फायदा होता है, उस पर आप गवर्नमेंट को कुछ नहीं बोलोगे। सही बेस्ट तरीका ये होता है। मैथ का पेपर देख लो बोर्ड का, पहले मुश्किल आता था, और वो कोशिश करते इजी बनाए ताकि कोई कुछ भले ही 100 आ जाए सबके, कोई दिक्कत नहीं, आने दो, बाकी जेई में तो कुछ होना नहीं है। सही है, रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। सबसे खराब चल रहा है ये फेज। पेपर इजी बनाने से नुकसान आप लोगों का हो रहा है, उसमें आप लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, इसकी वजह से नहीं हुआ होगा, इनको ये रिजर्वेशन मिल गया, उससे कुछ नहीं हो रहा, वो नुकसान आपका कर रहे हैं एक्चुअल में। पेपर ठीक बनाना चाहिए उनको, लेकिन वो बनाएंगे नहीं क्योंकि बहुत हाई चांसेस है, जब वो ड्रामा हुआ है तो और नहीं बनाएंगे, ये भी चांसेस हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो। चले आगे, इसमें तो कुछ है नहीं। हाँ भाई, रूट इलोंगेशन मिल गया, ये चाहिए मुझे। सही है, किसकी ग्रोथ दे रखी है? रूट की। अब आओ ज्योमेट्रिक पढ़ रहे हैं, इसमें तुम्हारे काम का। देखो इधर, ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होगा? ठीक है, हमारे पास क्या होगा, एक सेल ने डिवाइड करके दो सेल बनाए हैं, गिव टू सेल्स, दोनों सेल डिवाइड करेंगे, बोथ सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड। क्लियर है? बोथ सेल्स क्या कर रहे हैं बेटा? कंटिन्यू टू डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यस, ये चीज समझ में आ रही है? तो एक सेल ने डिवाइड करके दो सेल्स बनाए हैं, और दोनों सेल्स ने क्या किया है, लगातार डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लगातार डिवाइड कर रहे हैं। तो ये एक सेल हो गया, उसके बाद कितने सेल आ गए? दो सेल, फिर कितने सेल आ गए? चार सेल। अब जरा यहां पे ध्यान से देखना, ज्योमेट्रिक में इंपॉर्टेंट क्या है, ये इसका एग्जाम्पल क्या है, ये कहां मिलती है ऐसी ग्रोथ? मोस्ट टिश्यू में, मैक्सिमम टिश्यूज में, मोस्ट ऑर्गन में। ठीक है, और नेचुरल सिस्टम में यही ग्रोथ मिलती है, ये इसी तरह की ग्रोथ मिलती है हमारे पास। तो अगर आपसे पूछा जाए अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक में से कौन सा ज्यादा मिलता है हमें, ज्योमेट्रिक मिलता है। अब सुनना, मेरी बात सुनो। आपने मान लो घर पे एक छोटा सा प्लांट लगाया, ठीक है, एज पर हैबिट आप डेली जाकर देख रहे हो कितना बड़ा हो रहा है उसे। शुरुआत में आपको समझ में आ रहा है कि वो ठीक बढ़ रहा है, कुछ दिन बाद आपको ऐसा लग रहा है ये बढ़ नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया। एक्चुअल में क्या होता है, वो बढ़ उतना ही रहा है, पर शुरुआत में क्या होता है कि जब एक सेल से दो सेल बनते हैं तो आपको ये डबल होता दिख रहा होता है। जैसे मान लो उसकी ग्रोथ अर्थमेटिक हो रही है, तो वो क्या हो रहा है, एक से दो बन रहा है, दो से तीन बन रहा है, चार बन रहा है, पांच बन रहा है, छह बन रहा है। यहां तो उसे आपको डबल और ऐसे होता दिख रहा है। पांच से छह होना बहुत मेजर चेंज नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो अगर कोई प्लांट नॉर्मल अर्थमेटिक टाइप से बढ़ रहा होगा तो आपको बहुत बड़े बदलाव उसमें नहीं दिख रहे होते कुछ टाइम के बाद। अब देखो ज्योमेट्रिक में क्या होता है, ज्योमेट्रिक में क्या होता है, शुरुआत में मान लो एक सेल है, उससे दो बने, चार बने, आठ बने, 16 बने। शुरुआती नंबर इतना कम है कि डबल होने से आपको ज्यादा चेंजेस नहीं दिखते। लेकिन अगर नंबर मान लो 1000 हो गए तो डबल उसका क्या होगा, 2000, उसका डबल 4, ऐसे बढ़ेगा। तो आपको क्या दिखता है ज्योमेट्रिक के ग्रुप कर्व में, पहले बेस में ऐसा दिखता है, फिर ऐसा दिखता है, फिर कांस्टेंट दिखता है। ये जो होता है इसको यहां तक, इसको कहते हैं लैग। कौन सा फेज कहते हैं? लैग।
लैग फेज में ग्रोथ कम क्यों दिखती है? इनिशियल नंबर बहुत कम है। उसके बाद इस वाले फेज में तेजी से ग्रोथ दिखती है। इसको लॉग या एक्सपोनेंशियल कहते हैं। मतलब इसमें ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है। अब सुनो ध्यान से, 1000 का 2000, 2 का 4, 4 का 8, ये दिखेगा, पता चलेगा आसानी से। लेकिन अब सेल हो गए हैं 5 लाख, 5 से सीधे 10 लाख करने हैं, खाना सिर्फ 2 लाख का और है। तो ऐसा नहीं हो 5 पे रुक जाएगा, 5 से 7.5 कर देगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब मान लो उसके बाद 40 लाख सेल हो गए, खाना अगले 20 लाख सेल का और है, तो 60 बना देगा, 80 नहीं बना पाएगा। इसीलिए अगला वाला ये क्या आ जाता है? स्टेशनरी। तो स्टेशनरी क्यों आता है? क्योंकि रिसोर्सेस कम हो गए। स्टेशनरी फेज जो है उसमें ग्रोथ जो है आपको कैसी दिख रही है? कांस्टेंट टाइप से दिख रही है, क्योंकि डबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि क्या नहीं है? रिसोर्सेज नहीं है। तो हमारे पास ज्योमेट्रिक में बेटा इस तरीके से दिखता है। उसमें फेज आते हैं हमारे पास। फेज जो आते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारे पास लैग फेज। लैग फेज में क्या है बेटा? ग्रोथ कम है, स्लो है। क्यों? इनिशियल नंबर कम है। यस, इनिशियल नंबर क्या था? लेस था। फिर आता है हमारे पास कौन सा फेज? एक्सपोनेंशियल, और उसे ही क्या बोलते हैं? लॉग। लॉग बोलते हैं। फिर तीसरा हमारे पास क्या आता है? स्टेशनरी। स्टेशनरी में क्या है बेटा? रिसोर्सेज लिमिटेड है। इस वाले एक्सिस पे क्या लिखूंगा? टाइम या वेट लिख लो, ठीक है। और ये कर्व कैसा बना है? सिग्मोइड। किसी को इसकी इक्वेशन याद है? इक्वेशन, इक्वेशन क्या है? डब्ल्यू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई की पावर आर टी। मैं बस आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, ये इक्वेशन जो है ये पूरी की है कि सिर्फ लॉग फेज की है? पूरी की है मेरे हिसाब से तो, लॉग की है वैसे तो। हाँ, डब्ल्यू टी इज फाइनल वेट। एक्सपोनेंशियल सिर्फ इस वाले बीच वाले के लिए है ये। और डब्ल्यू नॉट क्या है? इनिशियल वेट। यस, इनिशियल वेट। हाँ भाई, ई क्या है ये पूछा था 2023 में। बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम 2023 में क्वेश्चन आया था। ई क्या है? पता नहीं उसको क्या समझ में आई पूरे टॉपिक से। आर क्या है? ये है ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। इसका एक और नाम एनसीईआरटी ने लिखा है कि नया मटेरियल किस रेट से बनता है? ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। इसको इन्होंने एक और नाम दिया है एफिशिएंसी इंडेक्स। इसको बोला है रेट एट विच नया मटेरियल बनता है, न्यू मटेरियल सिंथेसाइज, ऐसा कुछ बोला है। इसका एक और नाम इन्होंने लिखा है रिलेटिव ग्रोथ रेट, वो मैं आपको समझाऊंगा क्यों। ठीक है, तो डब्ल्यू टी इज इक्वल टू, ये ई का मतलब एक्सपोनेंशियल है, यहां पर आर टी है, ये कर लेंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? 1 से 2, 2 से 4। लैग में कम क्यों है? इनिशियल नंबर कम है। एक्चुअल किस में ग्रोथ हो रही है? ये वाला है रियल। यहां से लेकर यहां तक की इक्वेशन है ये। वो जो आप इक्वेशन वहां देखते हो ना, उसमें कौन सी थी? डी एन अपॉन डी टी, याद है किसी को? आर एन। इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें इसमें क्या फर्क है? ये चेंज दे रहा है, डीएन अपॉन डी टी चेंज देता है ना। ये चेंज दे रहा है, ये बता रहा है कि कितना बढ़ा। मान लो 100 से 120 गया तो 20 बढ़ा, ये 20 दे रहा है, चेंज दे रहा है। यस, और वो क्या दे रहा है? फाइनल नंबर दे रहा होगा। यस, अगर आप ध्यान से देखोगे उसने वहां पर इंटीग्रल फॉर्म दे रखी है। किसी के पास क्लास 12 की एनसीईआरटी घर जाके देखना, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में इस इक्वेशन की इंटीग्रल फॉर्म ऐसी दे रखी है उसने। उसने लिखा हुआ है एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर आर टी, ऐसा कुछ लिखने की कोशिश करी है। समझ आ रहा है? ये डिफरेंशियल फॉर्म, मतलब ये शायद चेंज दिखाता होगा मेरे को, जो समझ में आता है। ये क्या दिखा रहा है कि क्या चेंज हो रहा है, और वो क्या दिखा रहा है? फाइनल नंबर दिखा रहा है। दोनों सेम है, मतलब दो अलग अलग फॉर्म है सेम बात की। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सिर्फ इतने एरिया को। क्लियर?
ये तो पढ़ते हो तुम फिजिक्स में, नोट करो। चलो जल्दी करो बेटा। दोबारा बोल, दोबारा बोल। पता नहीं क्या बोल रहा, मुझे नहीं समझ में आई। हाँ पता नहीं, पर मुझे जो समझ में आता है ये इसी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसी में एक्सपोनेंशियल है, बाकी दोनों में तो नहीं है। और वो क्या करते हैं मुझे वो उतना नहीं पता। ठीक है, वो तू देख ले भाई। सही है, उतनी मेरे को भी नहीं आती होगी। चलें आगे। पर जो मैं बोल रहा हूं मैं उसको रिलेट कर रहा हूं। वहां पर जो इक्वेशन दे रखी है वो dn/dt rn दे रखी है। यहां पर wt इज इक्वल टू डब्ल्यू, दोनों ई दोनों में सेम है। ठीक है, वहां भी ई लिखा हुआ है। बस भाई, कितनी नींद आ रही तुझे? तू कहीं फ्री में कहीं शादी वादी में तो नहीं खाने गया रात में? कल शादी बहुत थी है। ये लिखा है ना ऊपर, मैक्सिमम टिश्यू ऑर्गन नेचुरल सिस्टम में यही चलता है। कौन सा कर्व चलता है? सिग्मोइड। सिग्मोइड को एस शेप कह रहे हैं। चलो आगे करते हैं बेटा। मुझे एब्सोल्यूट ग्रोथ, रिलेटिव ग्रोथ बताना है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान से देखेंगे सब लोग। हाँ बेटा, किस स्पीड से नया मेटेरियल बन रहा है मेरे हिसाब से? अभी बता रहा हूं, आर में एक चीज और बतानी है। लिख लिया? हाँ बेटा, फाइनल होना चाहिए लास्ट का। पता नहीं, जो मुझे समझ में आ रहा है ये तो वैसे पूरी इक्वेशन के लिए लिखा है, लेकिन रियल में ये चीज इसको रिप्रेजेंट करनी चाहिए। हाँ, लॉग फेस का होना चाहिए। ये जब हम बात करते हैं ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री को ही लॉग बोलते हैं, तो बीच वाले पार्ट का होना चाहिए, क्योंकि ये बाकी ज्योमेट्रिक नहीं है प्रॉपर तरीके से। आ जाओ, ये करें एक बार। ये लिख लिया सबने? ये लिख लिया? एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, लिख लिया सबने? ये बैठ के जो मक्खी पकड़ रहे मुंह से ना, मत करो, ड्रोसोफिला मुंह में जा सकता है। ठीक है, इधर देखो बेटा, हमारे पास हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। ध्यान से सुनना, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो एनसीईआरटी में नहीं है, रिलेटिव ग्रोथ रेट। सुनना इसको ध्यान से, देखो क्या दे रखा है। आपके पास दो लीफ है, एक लीफ ए है और एक लीफ बी है। हम बात कर रहे हैं दो लीफ की, एक लीफ ए है और हम बात कर रहे हैं फिर किसकी? लीफ बी की। दो लीफ हैं आपके पास। अब एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या होती है? मान लो ए 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये किसका सरफेस एरिया? इस लीफ का। जब उसका पूरा सरफेस एरिया बढ़ गया तो इसको ए डैश कह रहे हैं, ये फाइनल एरिया है। ये क्या है? फाइनल है। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। ये समझ में आ रहा है? तो 10 - 5 कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है? जल्दी बताओ, ये चीज क्लियर है? अब इसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या होगी? फाइनल, देखो मेरी बात सुनो, फाइनल इज बी डैश माइनस इनिशियल। वो किसको लिख रहे हैं? बी को। बी कितना है? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर बी। और बी डैश कितना है? 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है एग्जैक्ट कितनी ग्रोथ हुई है। तो यहां 55 - 50 कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसके रिलेटिव की बात कर रहे हैं। रिलेटिव समझना, रिलेटिव होता है फाइनल माइनस इनिशियल।
अपॉन में इनिशियल, आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास फाइनल कितना है 10 -5/5, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको कितना लिख सकते हैं 100%, बोलो 100% लिख सकते हैं। ये हो गया रिलेटिव। यहां रिलेटिव कैसे आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। ये कौन है वो कर रहा है, हद हो गई यार, तुम लोग कितने सोए से बच्चे हो। कितना आ गया, चलो हाँ बताओ, 10% आ गया। अब देखो इसकी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन इसके जो आएंगे वो ऐसे आएंगे, देखो वो या तो कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल दे देगा आपको, आपको क्या करेगा एक लीफ दे देगा, उसका सरफेस एरिया दे देगा, वो कह देगा कि एक लीफ है उसका सरफेस एरिया 20 है, कुछ टाइम के बाद उसका सरफेस एरिया 25 है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ आर रिस्पेक्टिवली, नीचे ऑप्शन दे देगा। कर लेंगे इसको, एब्सोल्यूट ग्रोथ 5 है, रिलेटिव 25% है, ठीक है। अब वो स्टेटमेंट कैसे देगा, देखो वो स्टेटमेंट ऐसे देगा कि दो लीफ हैविंग डिफरेंट एरिया, डिफरेंट इनिशियल एरिया हैव सेम एब्सोल्यूट ग्रोथ। अगर उनका एब्सोल्यूट ग्रोथ सेम है तो रिलेटिव ग्रोथ डिफरेंट होगा, ऐसी स्टेटमेंट देगा। रिलेटिव ग्रोथ क्या होगा, डिफरेंट होगा। अच्छा एक जरा ये वाली स्टेटमेंट सुनो, मान लो एक लीफ का, ध्यान सुनेंगे, एक लीफ का एरिया 10 है, ठीक है, और एक लीफ का एरिया 5 है, दोनों का फाइनल एरिया सेम हो जाए तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों अलग होगी। फिर रिपीट कर रहा हूं, एक लीफ का एरिया 5 है, एक का 10 है, दोनों की फाइनल 20 हो गया, तो एब्सोल्यूट कितना हुआ, एक में 15, एक में 15 बढ़ा और एक में 10 बढ़ा, एब्सोल्यूट अलग है, रिलेटिव भी अलग है। समझ आ रहा है, इसको जब मैं स्टेटमेंट में लिखूंगा तो फिर समझना मुश्किल हो जाता है, तो आपको बना के वहां देख करना पड़ेगा अगर मुश्किल स्टेटमेंट पूछा उसने। समझ आ रहा है, क्लियर। अब इसको और कहां एप्लीकेशन में ले जाएंगे, यहां देखो। अब इसको जब हम अर्थमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ पे अप्लाई करते हैं तो देखो कैसे बनता है ये। जब हम अर्थमेटिक ग्रोथ की बात करते हैं तो एक सेल से दो सेल, दो से तीन, तीन से चार। एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है, 2 - 1, 3 - 2, 4 - 3, कांस्टेंट आ रही है, बोलो। रिलेटिव ग्रोथ देखो, 2 - 1/1, वैल्यूज क्या आएंगी, बोलो। यहां 100% या 1/2 आएगा, यहां ठीक है डिक्रीजिंग, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास रिलेटिव ग्रोथ आ गई 2 - 1/1, 3 - 2/2, 4 - 3/3, ये डिक्रीजिंग आ गया। ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ज्योमेट्रिक ग्रोथ के लिए जरा देखें, इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं ये स्टेटमेंट लिखूं तो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, इन अर्थमेटिक ग्रोथ रेट, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट में एब्सोल्यूट ग्रोथ कांस्टेंट है, यस, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट भी कर सकते हो, कांस्टेंट है, एंड रिलेटिव क्या है, डिक्रीजिंग है, यस और नो, बोलो। अब जरा इसमें आ जाओ, एब्सोल्यूट क्या आ रही है, डबल हो रही है, एब्सोल्यूट इंक्रीज हो रही है कि नहीं, इंक्रीजिंग है ना। अगर इसमें रिलेटिव पढ़ोगे तो पढ़ो, रिलेटिव पढ़ो, बताओ कांस्टेंट आएगी, देखो कैसे निकाल रहे हैं। रिलेटिव क्या आएगी, 2 - 1/1, 4 - 2/2, 8 - 4/4, तो कांस्टेंट आ रही है। इसीलिए जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट का आर है उसको रिलेटिव ग्रोथ रेट लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है।
हाँ वो कांस्टेंट है। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या आ रहा है इसमें, कांस्टेंट आ रहा है। क्लियर है, इसमें क्या आ रहा है, ये कांस्टेंट आ रहा है। ये इसको हमने क्या किया, इस टॉपिक को जाकर इसके साथ जोड़ दिया है। ठीक है, अब आर के लिए नीचे देखो, इसको रिलेटिव ग्रोथ रेट लिखा हुआ है। क्लियर है, बोलो। तो ये स्टेटमेंट्स हैं जहां से क्वेश्चन बना सकते हैं कि हम लोग क्या लिख रहे हैं बेटा, किसमें लिख रहे हैं, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट में क्या होगा, एब्सोलूट क्या है, एब्सोलूट ग्रोथ इंक्रीजिंग है या कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है, रिलेटिव इज कांस्टेंट। अब ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ जाए या जैसे आ जाए, इसको निपटा लेना आराम से। ठीक, उल्टा हो गया कैसे, सही तो है। हाँ बेटा, बोल बोल बोल। बच्चे तेरी एनसीईआरटी ने टाइम लिखा हुआ इन पे। कैसे कैसे, ठीक है, नहीं नहीं टाइम कांस्टेंट लेंगे। हाँ हाँ, बिना उसके निकलेगा ही नहीं भाई। दो पैरामीटर अगर हम वेरिएबल लेंगे तो चीज कभी निकलेगी नहीं। हमें रेट लिखना पड़ेगा, ये जो एब्सोलूट ग्रोथ है ना, यहां रेट है एक्चुअल में। अपनी एनसीईआरटी में चेक कर, एब्सोलूट ग्रोथ रेट है, रिलेटिव ग्रोथ रेट है। ठीक है, हाँ ग्रोथ रेट है वो। ठीक है, कर लेंगे बेटा इसे। ये समझ में आ गया टॉपिक, इसको नोट कर लेना इसके साथ। ठीक है, हाँ कल कर रहे हैं इसको आगे।